Hello dear students, get ready for your favorite subject English. Today I will teach the students of 10th class poetry lesson 2nd, the song of life. अर्थात आज का टॉपिक हाई स्कूल के छात्रों के लिए है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। टॉपिक पोएट्री से संबंधित है। पोएट्री का दूसरा पार्ट द सॉन्ग ऑफ लाइफ का एक्सप्लेनेशन का अर्थ आपको बताया जाएगा। द प्रेजेंट पोएम द सॉन्ग ऑफ लाइफ इज ए फाइन क्रिएशन ऑफ द ग्रेट पोएट H.W. लॉन्गफेलो। अर्थात यह कविता द सॉन्ग ऑफ लाइफ H.W. लॉन्गफेलो की एक अनुपम रचना है। देयर आर 4 स्टैंजास इन दिस पोएम। इस कविता में 4 स्टैंजा हैं, 4 पद्यांश हैं। H.W. Longfellow was a famous American teacher and poet. H.W. Longfellow एक प्रसिद्ध अमेरिका का शिक्षक और कवि थे। He wrote several poems, several lyrics in his life. उन्होंने अपने जीवन में कई कविताओं को भी लिखा, कई गीतों को भी लिखा। The present poem, The Song of Life, is his fine creation. जो प्रस्तुत कविता सॉन्ग ऑफ लाइफ है, यह उनकी अनुपम रचना है, सुंदर रचना है। सॉन्ग ऑफ लाइफ मीन्स जीवन का मंत्र, जीवन का स्तोत्र, जीवन का भजन। कुछ लोग इसे जीवन का उद्देश्य भी कह देते हैं। सॉन्ग मीन्स होता है भजन, स्तोत्र, मंत्र, हेम। उसे उद्देश्य के रूप में भी बताया जाता है। जीवन का उद्देश्य, जीवन का मंत्र, जीवन का लक्ष्य, जीवन का स्तोत्र, जीवन का भजन। आज शीर्षक से इस पाठ को जाना जाता है। इस पाठ में कवि H.W. लॉन्गफेलो जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्रस्तुत किए, जैसा कि वह बाइबल के भजन गायकों के विचारों से सहमत नहीं है। he does not agree to the psalmist of बाइबल। बाइबल के भजन गायकों के सहमत नहीं है, क्योंकि बाइबल के जो भजन गायक हैं वो जीवन के लक्ष्य को कुछ हल्के रूप में लेते हैं, लेकिन कवि अपने विचार से जीवन को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। वह इस कविता के माध्यम से समझा दिया है कि जीवन का असली स्वरूप क्या है, हमारा जीवन है क्या। इस तरह से कवि H.W. लॉन्गफेलो इस 4 पद्यांश के माध्यम से जीवन के लक्ष्य को समझाया है। इस कविता को सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ भी माना गया है, जीवन का उत्सव माना गया। जैसा कि चारों पद्यांश आपके सामने लिखे गए हैं। अब एक एक पद्यांश का हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। आप ध्यान से सुनेंगे, उसे फॉलो करेंगे, निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। जैसा कि स्टैंजा फर्स्ट जो 4 पंक्तियों का है, H.W. लॉन्गफेलो लिखते हैं, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। लाइफ मीन्स जीवन, इज रियल, वास्तविक है। रियल मीन्स वास्तविक, जीवन वास्तविक है। एंड लाइफ इज अर्नेस्ट, और जीवन सच्चा। अर्नेस्ट मीन्स सच्चा। यानी अकॉर्डिंग टू H.W. लॉन्गफेलो द ह्यूमन लाइफ इज रियल एंड सिंसियर। मानव जीवन वास्तविक भी है और सच्चा भी। सेकंड लाइन कह रहा है, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल।
ग्रेव मीन्स होता है कब्र। इज नॉट इट्स गोल, इसका लक्ष्य नहीं है। गोल मीन्स लक्ष्य। उनका कहने का अर्थ है कब्र में जाना, मौत को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। डेथ इज नॉट द गोल ऑफ आवर लाइफ, अर्थात मौत को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। कब्र में जाना ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं। फिर थर्ड लाइन में उन्होंने कहा डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट। उनका कहने का अर्थ क्या है? डस्ट मीन्स धूल, मिट्टी। दाउ मीन्स आपका, तुम्हारा, यानी हम सबका। आर्ट, दाउ मीन्स होता तुम, यू। आर्ट मीन्स कला। तो कह रहे डस्ट दाउ आर्ट, मिट्टी की ही तुम कला हो। अर्थात हम सब लोग, सभी मनुष्य जात के लोग मिट्टी की कला। ऑल ऑफ अस और द आर्ट ऑफ डस्ट, अर्थात हमारा पूरा शरीर मिट्टी से ही बना हुआ। फिर आएगा टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मिट्टी में ही रिटर्न, वापस जाना। अर्थात अंत में जब हमारी मौत होगी तो मिट्टी में ही हमें मिल जाना, अर्थात हमारा शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन यह हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है कि ग्रेव में हम चले जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे, हमारी मौत हो जाएगी, हम मिट्टी में मिल जाएंगे। ये तो सच है, लेकिन यह लक्ष्य नहीं है जीवन का। तो उन्होंने बता दिया डस्ट दाउ आर्ट, मिट्टी की ही तुम कला हो, अर्थात हम सब मिट्टी से ही बने हुए हैं। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, रिटर्नेस्ट मीन्स वापस जाना, मिट्टी में ही वापस जाना है। यानी ऑल ऑफ अस आर द आर्ट ऑफ डस्ट एंड एट लास्ट वी वुड गो, वी वुड रिटर्न इन द डस्ट। अर्थात हम मिट्टी की ही कला है, मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही वापस चले जाएंगे। बट इट इज नॉट द गोल ऑफ आवर लाइफ, लेकिन ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं। आगे उन्होंने कहा इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। उनका कहने का अर्थ है कि यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई। इज नॉट स्पोकन, स्पोकन मीन्स कहा गया, ऑफ द सोल, आत्मा को, हमारे आत्मा। यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई। अर्थात जो बात यहाँ कही गई कि हम मिट्टी की कला हैं, मिट्टी में वापस चले जाएंगे, कब्र में वापस चले जाएंगे, ये आत्मा के लिए नहीं कही। अर्थात आत्मा हमारा अजर अमर, सोल इज इमॉर्टल, आत्मा अजर अमर। इट इज नॉट स्पोकन फॉर द सोल, यह आत्मा के लिए नहीं कहा गया, बिकॉज आवर सोल इज इमॉर्टल, क्योंकि हमारी आत्मा अजर अमर। जैसा कि संस्कृत में श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता में कि नैनम छिंदम शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयंतापो न शोषयति मारुत। जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि आत्मा अजर अमर है, इसे कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता। उसी तरह कवि कहना चाहता है कि ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई। आत्मा अजर अमर, उसे मिट्टी में नहीं जाना। इस तरह से कवि ने स्पष्ट कर दिया कि जीवन वास्तविक है, जीवन सच्चा है। कब्र में जाना, मौत को प्राप्त करना है हमारा लक्ष्य नहीं है। मिट्टी से तो हम बने हैं, मिट्टी में ही वापस जाना है, लेकिन ये एक लक्ष्य नहीं है हमारे जीवन का। लेकिन यह बात मिट्टी में वापस जाना और मिट्टी की कला, यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है, बिकॉज आवर सोल इज इमॉर्टल, क्योंकि हमारे आत्मा अजर और अमर है। इस प्रकार फर्स्ट स्टैंजा आई होप आप समझ गए होंगे कि कवि क्या कहना चाहता है। अब सेकंड स्टैंजा में क्या कवि कहना चाहता है उसे आप ध्यान से सुने, देखें। सेकंड में कह रहा नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो। इंजॉयमेंट मीन्स सुख, आनंद, जॉय। फिर कहा नॉट सारो, सारो में दुख,
सुख है और दुख नहीं। कह रहा सुख और दुख नहीं, खुशहाली और दुख नहीं। इज है आवर डिस्टाइंड, हमारे भाग्य में लिखा हुआ, पूर्व में लिखा हुआ। इंड अंत, आर अथवा वे मार्ग। अर्थात वो कहना चाहता है कि जीवन का सुख और दुख ही हमारे भाग्य में लिखा हुआ अंत और मार्ग नहीं है। अर्थात हमारे जीवन का लक्ष्य केवल सुख और दुख प्राप्त करना नहीं है। जैसा कि लोग कहते हैं कि जीवन में कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी दिन होगा, कभी रात होगा, कभी खुशहाली आएगी तो कभी दुख आएगा। ये तो है, ये सच्चाई है। लेकिन कभी कहना चाहता है कि यह भाग्य का लिखा हुआ अंत और मार्ग नहीं है कि आप मान लें कि भाग्य में लिखा था और हम दुखी, भाग्य में लिखा था हम मुसीबत में पड़ गए, हमारे भाग्य में था तो हम धनवान हो गए। ऐसा कभी नहीं मानता। द पोएट डज नॉट एग्री, कभी सहमत नहीं इससे। वो कहना चाहता है कि जॉय एंड सारो इज नॉट आवर डिस्टाइंड गोल ऑफ लाइफ। अर्थात सुख और दुख हमारे जीवन के भाग्य में लिखा हुआ उसका अंत अथवा मार्ग नहीं है, लक्ष्य नहीं है। इन आर वे का मतलब अंत अथवा मार्ग अर्थात लक्ष्य, गोल। डिस्टाइंड मीन्स भाग्य में लिखा हुआ, पूर्व निर्धारित। बल्कि क्या है जीवन का, हमारा लक्ष्य क्या है, जीवन का अंतिम मार्ग क्या है। वो कहना चाहता है बट, बल्कि टू एक्ट, कार्य करना। कह रहा बल्कि कार्य करना ही हमारा लक्ष्य है। एक्ट मीन्स कार्य करना। लेकिन कैसा कार्य करना? दैट इज टुमारो, जिससे कि प्रत्येक कल, इज मीन्स प्रत्येक, टुमारो मीन्स कल। कह रहा बट टू एक्ट, बल्कि ऐसा कार्य करना, दैट जिससे कि ईच टुमारो, प्रत्येक कल, आने वाला कल। कल कहता बल्कि हम ऐसा कार्य करें जिससे कि प्रत्येक आने वाला कल फाइंड्स अस, हमें प्राप्त करा दे। फाइंड्स मीन्स प्राप्त कराए, दे दे। अस मीन्स हमें क्या प्राप्त कराए? फार्दर, उन्नति का मार्ग, अधिक उन्नति का मार्ग, कंपैरेटिव डिग्री, अधिक उन्नति का मार्ग प्राप्त कराए। देन टुडे, आज की अपेक्षा, अर्थात आज से अधिक। बल्कि हमें अपने जीवन में ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि हमें आज से अधिक उन्नति के मार्ग प्राप्त हो जाएं, आज से अधिक हम उन्नति कर लें, जिससे कि प्रत्येक आने वाला कल हमें आज से अधिक प्राप्त करा दे, आज से अधिक उन्नति के मार्ग को प्राप्त करा दे। ऐसा हमें कार्य करना चाहिए। यानी वी शुड वर्क इन सच कंडीशन so that each tomorrow may give us the way of progress than today। अर्थात वो कहना चाहता है कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि प्रत्येक आने वाला कल हमें आज की अपेक्षा अधिक उन्नति का मार्ग प्राप्त कर। इस तरह से कवि ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे जीवन का लक्ष्य सुख और दुख नहीं है, और यह भाग्य में लिखा हुआ अंतिम मार्ग नहीं है कि सुख प्राप्त कर लिया, दुख प्राप्त कर लिया, बल्कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि प्रत्येक आने वाला कल हमें आज की अपेक्षा अधिक से अधिक उन्नति का मार्ग प्राप्त करा दे। यानी वी शुड वर्क हार्ड रेगुलरली इन आवर लाइफ टू प्रोग्रेस। हमें प्रोग्रेस करने के लिए अपने जीवन में वर्क हार्ड करना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक आने वाला जो कल है वो हमें उन्नति का मार्ग दे, प्रोग्रेसिव वे दे, वो भी आज से अधिक दे। इस तरह से कवि ने इन दो स्टैंजाज में जीवन के लक्ष्य को समझाया। अब आप इसके बाद स्टैंजा थर्ड और फोर्थ, जैसा कि आपके समक्ष लिखा है, उसे पढ़ाया जाएगा, उसकी व्याख्या बताई जाएगी। आप ध्यान से सुने। अब आप स्टैंजा थर्ड इस कविता का देखेंगे
जैसा कि कवि ने इन 4 पंक्तियों में अपने विचारों को, जीवन के उद्देश्य के बारे में समझाने का प्रयास किया, विचारों को रखा। वो कह रहा इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, उस कहना चाहता है कि इस विस्तृत युद्ध के मैदान में, यानी संसार रूपी विस्तृत युद्ध के मैदान में, अरे इन द वर्ड्स मीन्स संसार, ब्रॉड मीन्स विस्तृत, फील्ड मीन्स मैदान, ऑफ बैटल युद्ध का, यानी संसार रूपी विस्तृत युद्ध के मैदान में, इस संसार को कवि ने युद्ध का मैदान माना, क्योंकि सभी व्यक्ति, हम और आप, किसी न किसी रूप में स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं। तो युद्ध का मैदान ही, कोई जीवन यापन के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कोई किसी कार्य को करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, हर तरफ संघर्ष ही संघर्ष। वी आर स्ट्रगलिंग रेगुलर हम संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए लेखक कवि इस संसार को ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल कर दिया, अर्थात युद्ध का विस्तृत मैदान। तो कहना चाहता कि संसार रूपी विस्तृत युद्ध के मैदान में, अर्थात दिस वर्ल्ड इज लाइक अ ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, बिकॉज वी आर स्ट्रगलिंग रेगुलरली। तो कहा कि इस संसार रूपी विस्तृत युद्ध के मैदान में, इन द वियोग ऑफ लाइफ, और जीवन के अस्थायी पड़ाव में, वियोग में अस्थायी पड़ाव, टेम्परेरी कायम, अस्थायी जिसका कोई अस्थायी तो ना हो, आज यहां तो कल वहां, ऐसा पड़ाव। जैसे सेना और पीएससी वाले आते हैं, कैंप लगा लिए, 10 दिन के लिए हैं, उन्हें यहां से चला जाना। इसी प्रकार मानव जीवन भी है, आज हम यहां हैं, कल नहीं रहेंगे, कोई निश्चितता नहीं है। देयर इज नो सर्टेनिटी, कोई सर्टेनिटी नहीं। इसीलिए कवि ने कह दिया वियोग ऑफ लाइफ, जीवन का अस्थायी पड़ाव, मेटाफर का प्रयोग किया, रूपक अलंकार। तो कह रहे हैं वियोग ऑफ लाइफ, जीवन के अस्थायी पड़ाव में। तो फर्स्ट और सेकंड लाइन दोनों का अर्थ आप समझें। वह कहना चाहता है कि इस संसार रूपी विस्तृत युद्ध के मैदान में और जीवन के अस्थायी पड़ाव में, बी नॉट, मत होइए, मत बनिए। बी नॉट का मतलब मत होइए, मत बनिए। क्या मत बनिए? लाइक डम्ब, गूंगों की तरह, गूंगे की तरह। गूंगा मीन्स जो बोल ना सके, गूंगे की तरह मत बनिए। ड्राइवन कैटल, भगोड़े पशु, अर्थात गूंगे और भगोड़े पशु की तरह मत बनिए। अर्थात कवि ने स्पष्ट कर दिया कि इस संसार रूपी विस्तृत युद्ध के मैदान में, जीवन के अस्थायी पड़ाव में, हमें गूंगे भगोड़े पशुओं की तरह नहीं बनना चाहिए। ड्राइवर मीन्स भगोड़ा, हेल्पलेस, असहाय। कैटल मीन्स पशु, मवेशी। डम्ब मीन्स गूंगा, लाइक मीन्स की तरह। बी नॉट, मत होइए। तो कहना चाहता है कि गूंगे और भगोड़े पशुओं की तरह मत बनिए। द पोएट एडवाइसेज अस दैट इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, in the temporary camp of life, we should not be like dumb and helpless cattle। अर्थात संसार रूपी विस्तृत युद्ध के मैदान में, जीवन के अस्थायी पड़ाव में, यानी जीवन का अस्थायी पड़ाव, कोई निश्चितता नहीं है कब चले जाएंगे। जीवन के अस्थायी पड़ाव में हमें गूंगे, भगोड़े, असहाय पशुओं की तरह नहीं बनना। लेकिन बनना क्या है, कवि ने स्पष्ट कर दिया। इस स्टैंजा के लास्ट लाइन में क्या कहा? बी आ हीरो, हीरो बन जाओ। हीरो मीन्स बहादुर। जीवन का लक्ष्य कि आप असहाय मत बनो,
पशुओं की तरह, भगोड़े पशुओं की तरह, बकरी और भेड़ की तरह असहाय मत बनिए। वी शुड नॉट बी लाइक गोट और शीप, बकरी और भेड़ की तरह में नहीं होना। कह रहा बी अ हीरो, हीरो बनो, बहादुर बनो। इन द स्ट्राइव, संघर्ष में, स्ट्राइव में स्ट्रगल, संघर्ष। इस संसार जो युद्ध का मैदान है, इसमें हम लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो उसमें हीरो की तरह काम करें। हमें एक हीरो की तरह काम करना चाहिए। वी शुड डू आवर वर्क लाइक अ हीरो इन द स्ट्रगल ऑफ लाइफ। जीवन के संघर्ष में हमें हीरो की तरह काम करना चाहिए, बहादुर की तरह काम करना चाहिए। हमें बहादुर बनना चाहिए, गूंगे और भगोड़े पशु की तरह नहीं बनना चाहिए। इट इज द रियल एम ऑफ आवर लाइफ। यही जीवन का मुख्य लक्ष्य है, यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। लास्ट स्टेंजा में कवि क्या कहना चाहता है, आप ध्यान से पुनः सुनेंगे। आई होप आपके समझ में निश्चित रूप से आएगा। लेट अस देन, तब आओ हम, लेट अस आओ हम, देन तब, बी अप, उठ जाए, खड़े हो जाए। कह रहा आओ तब हम खड़े हो जाएं, उठ जाएं, एंड डूइंग, और कार्य करें। डूइंग मीन्स कार्य करें। कभी कह रहा आप देरी मत करो, उठिए, देर मत करिए, काम करिए। यानी वी शुड बी अप एंड डू आवर वर्क। हमें उठना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बी लेजी, वी शुड नॉट बी आइडल, वी शुड मेक स्ट्रगल इन आवर लाइफ। हमें अपने जीवन में संघर्ष करना चाहिए, लाइक अ हीरो, हीरो की तरह। तो कह रहा लेट अस देन बी अप, तब आओ हम उठ जाएं, एंड डूइंग, और कार्य करें। कैसे कार्य करें? विद अ हार्ट, हृदय से, मन से, ये नहीं केवल शरीर से, मन से। अर्थात किसी भी कार्य को हम करें तो लक्ष्य लेकर करें, हृदय से करें, मानसिक रूप और शारीरिक रूप दोनों से करें। ये नहीं कि शरीर का बल लग रहा है लेकिन दिमाग कहीं दूसरे जगह, पढ़ाई कर रहे हैं दिखावटी रूप में और दिमाग चौराहे के समोसे पर, अथवा किसी चलचित्र पर, किसी शो पर, दोस्तों की मंडली पर ध्यान। ऐसा नहीं। कब गाना चाहता है कि आप उठ जाओ, खड़े हो जाओ, डूइंग, कार्य करो, विद अ हार्ट, हृदय से कार्य करो, मन से कार्य करो। किसके लिए? फॉर एनी फेट, किसी भी भाग्य के लिए। अर्थात ये लक्ष्य जो है निश्चित नहीं है कि हम कार्य कर रहे हैं उसका फल पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। ये नहीं जरूरी है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आए, सकारात्मक ही आए, नकारात्मक भी हो सकता है। हो सकता है कहीं हमसे कमी हो जाए तो रिजल्ट निगेटिव आ जाए, पॉजिटिव नहीं। तो इसीलिए कहा फॉर एनी फेट, किसी भी भाग्य के लिए। फेट मीन्स भाग्य। तो कल ने कह दिया कि खड़े हो जाओ, कार्य करो, विद अ हार्ट, हृदय से कार्य करो, फॉर एनी फेट, किसी भी भाग्य के लिए। यानी वी शुड बी अप एंड डू आवर वर्क विद आवर हार्ट फॉर एनी फेट, फॉर एनी लक। किसी भी भाग के लिए हमें हृदय से कार्य करना चाहिए और उठ खड़ा होना चाहिए। वी शुड नॉट बी लेजी, वी शुड नॉट बी आइडल। हमें लेजी, आइडल नहीं बनना, आलसी नहीं बनना। फिर आएगा स्टिल अचीविंग, हमेशा प्राप्त करते रहो। अर्थात ऐसा कार्य करो जिससे हमेशा कुछ प्राप्त ही हो। अचीव मीन्स प्राप्त करना, स्टिल मीन्स हमेशा, आप भी, यानी आप भी प्राप्त करते हो, अर्थात हमेशा प्राप्त करते रहो। स्टिल परसुइंग, और हमेशा अनुसरण भी करते रहो। परसू मीन्स अनुसरण करना, फॉलो करना, चेज करना, पीछा करना, लक्ष्य का पीछा करो। परसू मीन्स पीछा करना। वी शुड चेज आवर गोल ऑफ लाइफ। हमें अपने जीवन के लक्ष्य का पीछा करना चाहिए। इसीलिए कहा स्टिल अचीविंग, हमेशा प्राप्त करते रहो, और स्टिल परसुइंग, हमेशा अनुसरण करते रहो, अपने लक्ष्य का पीछा करते रहो। लर्न टू लेबर, लर्न में सीखो,
टू लेबर, परिश्रम करना। कवि सलाह देता है कि हमें परिश्रम करना सीखना चाहिए, एंड वेट, और प्रतीक्षा करना भी सीखना चाहिए। मुख्य पॉइंट है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत तो करना चाहिए, उसका पीछा करना चाहिए, परिश्रम करना सीखना चाहिए, लेकिन रिजल्ट की प्रतीक्षा करना भी सीखना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आज हम मेहनत कर रहे हैं और आज शाम को ही रिजल्ट मिल जाएगा, परिणाम कल ही मिल जाएगा। देरी भी हो सकती है, कल नहीं परसों मिल सकता, परसों नहीं अगले दिन मिल सकता, अगले दिन नहीं 1 महीना बाद मिल सकता। इसीलिए कहा लर्न टू लेबर एंड वेट, परिश्रम करना सीखो और प्रतीक्षा करना भी सीखो, अर्थात रिजल्ट का प्रतीक्षा करना भी सीखो, धैर्य मत खो। वी शुड नॉट लूज आवर पेशेंस, हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। वी शुड लर्न टू लेबर, वी शुड लर्न टू वर्क हार्ड एंड वेट आवर रिजल्ट। हमें वर्क हार्ड करना सीखना चाहिए, लेबर करना सीखना चाहिए, परिश्रम करना सीखना चाहिए, एंड वी शुड लर्न टू वेट आवर रिजल्ट, और अपने रिजल्ट का प्रतीक्षा करना भी सीखना चाहिए। एंड वी शुड डू आवर वर्क टू गेट आवर गोल, टू अचीव आवर गोल, एंड वी शुड ऑलवेज चेज आवर गोल। अतः हमें हमेशा प्राप्त करने के लिए, हमेशा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पीछा उसका करना चाहिए, परसू करना चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए हमेशा मेहनत करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, और परिश्रम करना सीखना चाहिए, और प्रतीक्षा करना भी सीखना चाहिए। इस तरह से कवि ने स्पष्ट कर दिया कि जीवन का लक्ष्य है मेहनत करना, जीवन का लक्ष्य है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जी जान लगा देना। जीवन का लक्ष्य है कि हम कार्य करें प्राप्त करने के लिए, पॉजिटिव माइंड से कार्य करें, हृदय से कार्य करें, लेकिन रिजल्ट अर्थात हमारा जो परिणाम हमारे कार्य का, उसका प्रतीक्षा करना भी हमें सीखना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो अभी रिजल्ट मिले। इस तरह से कवि ने स्पष्ट कर दिया कि जीवन का लक्ष्य क्या है, वास्तविक लक्ष्य क्या, व्हाट इज द रियल एम ऑफ लाइफ। इस कविता के माध्यम से आपको बहुत अच्छी सीख मिली होगी, इंस्पायरिंग पोएम है। इससे संबंधित जो कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन होंगे आप इसका अभ्यास कर लेंगे, और इस कविता में से 8 पंक्तियों को आप लर्न कर लेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में 4 पंक्तियों की कविता लिखने के लिए भी आता है और कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन भी आता है। कोई स्टेंजा दे देगा और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन पुटअप करेगा, उनका उत्तर आपको उन्हीं में से ढूंढ कर देना होगा। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट, मैसेज, कॉल के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, निश्चित रूप से सॉल्यूशन दिया जाएगा। आज यहीं तक, थैंक यू सो मच, बाय।